नमस्कार छात्राओं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एकांकी का जो स्वरूप है उस स्वरूप के बारे में जानकारी दी थी कि एकांकी जो विधा है वह किस तरह की होती है, एकांकी में कितने अंक होते हैं, एकांकी का जो स्वरूप है वह किस तरह का होता है। इसके संदर्भ में जो विस्तारित जानकारी है वह विस्तारित जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी। साथ साथ ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एकांकी के जो तत्व है वह कितने होते हैं और एकांकी के लिए वह तत्व कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हर एक तत्व को विस्तार के साथ मैंने उनका महत्व आप लोगों के समक्ष स्पष्ट किया था। तो एकांकी का स्वरूप, एकांकी का समय और एकांकी किस तरह की विधा है, इसकी जानकारी आप लोगों को पूरी तरह से हो चुकी है, ऐसा मैं समझता हूँ। अभी हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप में एकांकी देखना है। कुल मिलाकर 6 एकांकी हम लोगों को पढ़ाई के लिए है। उसमें से सबसे प्रथम जो एकांकी है उसका शीर्षक है औरंगजेब की आखिरी रात। अभी ये औरंगजेब की आखिरी रात, इस एकांकी को राम कुमार वर्मा ने लिखा है। राम कुमार वर्मा इस एकांकी के माध्यम से हमें किस बात को समझाना चाहते हैं, आखिर औरंगजेब की कौन सी बात वह हम तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके संदर्भ में हमें विशेष तौर से देखना है कि कौन सा संदेश वह हमें देना चाहते हैं। तो छात्राओं, औरंगजेब की आखिरी रात जो है वह अहमदनगर के किले में गुजरती है। करीब करीब रात के 4 बजे का समय है और उस समय में औरंगजेब साधारण सी पलंग पर लेटा हुआ कहरा रहा है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या न करूं। उस समय औरंगजेब के पास जीनत नाम की उसकी बेटी के अलावा और कोई सदस्य उपस्थित नहीं था। और ऐसे समय में औरंगजेब अपने मन की जो सारी बात है वह सारी बात अपनी बेटी जीनत के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने जीवन भर किस तरह का कार्य किया है। इसका सारा लेखा जोखा इस एकांकी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। जो संवाद औरंगजेब और उनकी बेटी जीनत के अंदर चलता है उस पर से ही पता चल जाता है कि औरंगजेब कौन सी बात जीनत को समझाना चाहते हैं और राम कुमार वर्मा जिन्होंने इस एकांकी को लिखा है वह क्या संदेश देना चाहते हैं, इनका अंदाजा हम लोगों को आ जाता है। तो औरंगजेब की आखिरी रात, इस एकांकी के द्वारा एकांकीकार राम कुमार वर्मा ने औरंगजेब ने अपने पूरे जीवन काल में जो क्रूर कार्य किए हैं उनका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। औरंगजेब की आखिरी रात अहमदनगर के किले में गुजरती है। इस समय औरंगजेब के पास जीनत नाम की उसकी बेटी के अलावा और कोई पारिवारिक सदस्य उपस्थित नहीं है। रात्रि के 4 बजे का समय, औरंगजेब की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। वे पूरी तरह शक्तिहीन हो चुके हैं, उनका हौसला समाप्त हो चुका है। ऐसी अवस्था में औरंगजेब एक साधारण से पलंग पर, जिस पर सफ़ेद रंग की चादर है, उस पर लेटे हुए हैं। उन्होंने सफ़ेद कुर्ता और पाजामा पहना हुआ है। उनके दाईं ओर एक तीपाई पड़ी हुई है जिस पर दवाइयों की कुछ शीशियाँ रखी हुई है। उसके साथ एक सोने की सुराही जिस पर रुमाल ढका हुआ है और गुलाब जल है। बिल्कुल उनके सामने ही सोने का एक पिंजरा टंगा हुआ है जिसमें एक पक्षी फड़फड़ा रहा है। जिस तरफ जीनत बैठी हुई थी उसी तरफ कमरे में एक खिड़की लगी हुई थी जिसे आसमान साफ दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में औरंगजेब अपनी सारी क्रूर कहानी जीनत नाम की अपनी बेटी को सुनाने का प्रयास करता है। बहुत सारी बातें सुना भी देता है, परंतु जीनत अपने पिता को समझाने का प्रयास करती है कि अभी इन सारी बातों पर चर्चा करने का समय नहीं है, क्योंकि यह सारी बातें दिल और दिमाग दोनों को खराब करने वाली है।
परंतु औरंगजेब जीनत की बात पर ध्यान नहीं देते और अपने मन में उठने वाली हर एक बात रह रह कर जीनत के सम्मुख बताते रहते हैं। जैसे ही सिंहासन के तख्त तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा है, कैसे अन्याय और अत्याचार उनके द्वारा किए गए हैं, इसकी सारी जानकारी एक एक करके जीनत को बताते रहते हैं। रात्रि के 4 बजे जिस समय औरंगजेब की शारीरिक और मानसिक स्थिति पूरी तरह से ढह चुकी है, ऐसे समय में वह अपनी बेटी जीनत को यह बताने का प्रयास करते हैं कि मैंने अपने जीवन में घोर पाप किया है, घोर अन्याय मैंने अपने जीवन में किए हैं। अपने पिता को सिंहासन के कारण या फिर राज सत्ता में किसी तरह का हस्तक्षेप न करने के लिए उन्हें नज़र कैद में डाल देता है। यहाँ तक कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, परंतु मराठों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा उनकी अधूरी रह जाती है, जिसके कारण वह हतबल है। वह कहते हैं कि मैंने सारे प्रदेशों पर काबिज कर लिया, परंतु मराठों पर विजय प्राप्त करने का मेरा सपना केवल सपना ही रह चुका है और आज मेरी ऐसी स्थिति है कि युद्ध करना तो दूर, मौत समीप आ चुकी है। कुछ ही क्षणों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। वह कहता है कि अब मेरे अंदर वह हौसला बिल्कुल नहीं बचा है कि जिसके सहारे मैं कुछ कर सकूं। औरंगजेब ने जब यह बात प्रस्तुत की, तब जीनत उन्हें समझाती है कि अभी भी हिंदुस्तान और दक्खन आपके इशारे पर बनते और बिगड़ते हैं। अभी भी तुम्हारा हौसला कम नहीं हुआ है। परंतु औरंगजेब अपनी मृत्यु को नज़दीक देखता हुआ यह कहता है कि अगर शिवाजी जीवित होता तो वह जरूर हम पर आक्रमण करता। वह होशियार और बहादुर था। शिवाजी का भय अभी भी औरंगजेब के मन में दिखाई पड़ता है और इसीलिए औरंगजेब विवश है। यह सारी सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने औरों की तो जान ली, परंतु अपने परिवार वालों को भी नहीं बख्शा। और इसीलिए जो अन्याय और अत्याचार उन्होंने जीवन भर किया है, उसके पश्चाताप के रूप में अपनी सारी बात जीनत को सुनाते रहते हैं। जब औरंगजेब सोने के पिंजरे की तरफ देखते हैं, तब जीनत को आदेश देते हैं कि उस पंछी को आज़ाद कर दो। तब जीनत पंछी का दरवाज़ा खोलकर अपने हाथों से आज़ाद कर देती है। तब औरंगजेब को एक विशेष प्रकार की शांति का आभास होता है। उन्हें लगता है कि जीनत के अंतिम समय में कम से कम उन्हें लगता है कि जीवन के अंतिम समय में कम से कम एक काम तो भी मैंने अच्छा किया, नेकी का किया है। इस बात का संतोष उन्हें होता है। यह सारी बातें बताते हुए जब औरंगजेब की तबीयत अधिक बिगड़ने लग जाती है, तब जीनत हकीम को बुलाती है। जैसे ही हकीम आकर औरंगजेब को दवा देता है, जिससे उसका दम घबराना कम हो जाता है, जीनत हकीम से पूछती है कि क्या आपके पास कोई ऐसी दवा है जिसे खाने से इंसान कुछ दिनों के लिए तंदुरुस्त हो जाए। हकीम बताता है कि मेरे पास ऐसी भी दवा है, परंतु जब सारी दवाओं का असर खत्म हो जाता है, तब मैं उस दवा का प्रयोग करता हूँ। जीनत आग्रह करने लग जाती है कि मेरे पितामह को वह दवाई दी जाए, किंतु औरंगजेब यह कहकर दवा लेने से मना कर देता है कि अभी कुछ ही समय में आजान होने वाली है। वह कहता है कि अगर दवा लेने से कुछ समय मैं बेहोश हो गया तो मैं आजान को सुन नहीं पाऊँगा और अपनी कलमा भी पढ़ नहीं पाऊँगा। ऐसे कहकर
औरंगजेब अपनी बेटी और हकीम को भ्रम में रखना चाहते हैं। असलियत में उन्हें यह दवा लेनी ही नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि इस वक्त कोई हकीम और उसकी कोई दवा उन्हें बचा नहीं सकती। औरंगजेब को अपनी मृत्यु समीप दिखाई देने लगती है, इसलिए वह अपनी बेटी से अनुरोध करता है कि मुझे अपने मन की सारी बात बयान करने दो। जीनत बीच बीच में उन्हें रोकती है, परंतु वह कहता है कि अब मेरे पास समय नहीं है। वह चाहता है कि मैं अपने मन की बात पुत्रों के समक्ष कहूँ, लेकिन उसे यह भी नसीब नहीं है। अपने बेटों को पास न देखकर औरंगजेब को पत्र लिखने की बात सूझती है, इसीलिए वे जीनत से कहते हैं कि काफिर को बुलाओ, मैं अपने पुत्रों तक पत्रों के द्वारा अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। पल पल औरंगजेब की तबीयत बिगड़ती जाती है, जिसके कारण अपनी भावनाओं को तुरंत अपने बेटों तक पहुंचाना चाहते हैं। अपने बेटों को पत्र द्वारा अपनी भावना प्रस्तुत करते हैं। उसके पश्चात कुछ ही क्षण में उन्हें एक छोटा सा झटका आता है। एक बार वे आकाश की ओर देखते हैं और उनकी आंखें पथरा जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकी का कथासार प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पूरे जीवन काल में जो अन्याय और अत्याचार सत्ता प्राप्त करने के लिए किए थे, उन सारी बातों पर वह अंत समय में पछतावा करता है और यह सोचते रहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वह पूरी तरह से गलत था। सत्ता हासिल करने के लिए दूसरों को तो मैंने मौत के घाट उतारा ही, लेकिन अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा। यह बात उसके मन को खटकती रहती है, कांटे की तरह चुभती रहती है और आकाश की ओर देखते हुए वह अपनी अंतिम सांस लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को औरंगजेब की आखिरी रात, यह जो एकांकी है, इसका कथासार ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। तो छात्राओं, अभी हम लोग औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकी का कथासार देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी भाषा शैली और रामकुमार वर्मा का उद्देश्य क्या है। इसकी जानकारी हम लोग अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंतर्गत प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन तब तक आप लोगों को किताब में पढ़कर औरंगजेब की आखिरी रात इस एकांकी को ठीक तरह से अनुकरण कर लेना है और समझ लेना है।